व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया चल रहा होगा। और आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो हम लोग इतने सुंदर से लोकेशन पे आके बना रहे हैं। दिख रहा होगा आपको पीछे कितनी सुंदर सी लोकेशन है। बैंगलोर के पास ही है हम लोग, एयरपोर्ट के पास। और आज का जो वीडियो है ना, इसमें आपको मैं ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। 1500 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए इस बाइक में, और आज आपको बताएंगे क्या कुछ मैंने फील किया है। और ये एक जेन्यून ओपिनियन होने वाला है क्योंकि ये ओनरशिप रिव्यू है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर से करना। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, और साथ में परफॉर्मेंस की भी बात करेंगे। साथ में सीट हाइट जो है, जो कि इसकी मेजर प्रॉब्लम में आती है और बहुत लोगों का ये डाउट होता है, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मेरी जो हाइट है वो 5'6" है, और 5'6" होने के बावजूद मैं कैसे बाइक को हैंडल कर रहा हूँ और मुझे क्या परेशानी आ रही है, वो सारी चीज़ें भी बात करेंगे। आज 1500 किलोमीटर कंप्लीट हो गया हमारी बाइक का, तो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि 1500 किलोमीटर कंप्लीट हुई है कि नहीं। सो थोड़ा जल्दी हम लोग वीडियो बना रहे हैं। 1434 किलोमीटर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट सर्विस भी हो चुकी है बाइक की। तो चलिए अब बातें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बिल्ड क्वालिटी जो है ना बाइक की, मुझे ओके लगी। वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि KTM की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। सो दिस इज़ KTM एडवेंचर X, जो कि KTM स्टैंडर्ड वर्जन से थोड़ी अलग है, और बिल्ड क्वालिटी भी मेरे को लगती है कि थोड़ी इसकी अलग है डेफिनेटली फ्रॉम द टॉप एंड मॉडल और जो स्टैंडर्ड मॉडल है उससे भी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप अगर अभी रिसेंटली हमारा ये जो कवर है, ये जो पोर्ट है, ये बहुत ही ईजिली ब्रेक हो गया था। जस्ट कहीं ये फंस गई थी और इसके कारण ये पूरा पोर्ट का जो कवर है ये निकल गया था। तो इससे मुझे एक चीज़ तो पता चलती है कि बिल्ड क्वालिटी जो है ना, इतनी भी बेहतरीन नहीं है, ठीक है। और ना ही सिर्फ इस पोर्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी आप जो फिट फिनिश जो देखोगे, ये जो देखोगे, इसमें भी थोड़ी सी मूवमेंट है। और तो इससे मुझे लगता है कि और थोड़ी बेहतर हो। प्लास्टिक जो भी यूज़ किया गया है ना, वो थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। और यहाँ भी अगर आप देखोगे, ये जो डिस्प्ले है, ये यहाँ पे भी देखोगे तो फिट फिनिश जो है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्लास्टिक की जो मटेरियल है वो स्टिक्ड है अभी भी। आई थिंक वाइल टेकिंग आउट फ्रॉम द मोल्ड इट इज़ स्टिल देयर। तो क्वालिटी लेवल्स उतनी कुछ खास नहीं है। और ये सब जो पैनल है, यहाँ पे स्क्रैचेस बहुत ईजिली आ जाते हैं ये सारे पैनल में। और ये सब भी है ना बहुत हल्की क्वालिटी। एक चीज़ अच्छी बात ये है कि आपको सारी पार्ट जो है ना वो बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल हो जाती है सर्विस सेंटर से। तो कुछ भी टूटा फूटा तो आप तुरंत में रिप्लेस कर सकते हो। बाकी अभी जो मेजर प्रॉब्लम मुझे एक चीज़ फेस हुई है, जो शायद कुछ लोगों को फेस हुई है, और 3 साल पहले वो सेम प्रॉब्लम आई थी इस बाइक में टैंक के रिलेटेड। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शायद आप लोग भी अपने टैंक में जाके चेक कर सकते हो। सो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ी बल्ज है इस टैंक में, और यहाँ पर भी टैंक में थोड़ा बल्ज आ चुका है। और ये कुछ ही दिन बाद मुझे दिखाई पड़ चुका था। मैंने रिपोर्ट कर दिया है सर्विस सेंटर को, और उन्होंने बोला कि टैंक रिप्लेस हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैंने जब सर्विस सेंटर में मैं जब गया था, तब वहाँ पे एक और कस्टमर थे जिनकी बाइक में भी सेम प्रॉब्लम था। इवन टैंक में छोटी छोटी बबल भी आ गई है। तो इससे ना मैं कहीं ना कहीं थोड़ी बिल्ड क्वालिटी से पता नहीं क्यों पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ। तो मैं निट पिकिंग नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, यहाँ पे जो चेसिस है ना, ट्रेलिस फ्रेम जो है, इसके अंदर वायर्स जो है ना पूरी तरह से दिखते हैं, जो कि पर्सनली मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। कुछ शायद इसके अंदर किया जा सकता था जिससे कि बाइक की जो वायर्स है ना वो नहीं दिखती। आपका क्या सोच है, आपकी क्या समझ है, और आप क्या फील करते हो बिल्ड क्वालिटी के बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो बात करते हैं अब इसकी परफॉर्मेंस के बारे में और इस इंजन के बारे में, जो कि इसकी मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है इस बाइक की, जो 43.3 bhp ऑफ पावर एट 9000 RPM और 37 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 7000 RPM। ये बात तो सबको ही पता होगा, कितनी इसकी पावर है, कितनी इसकी टॉर्क है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में ना बात करके जनरल लाइफ में इन जनरल कैसी परफॉर्म करती है वो बात करेंगे अभी, और वो आपको बताते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो
टॉप एंड के लिए बहुत ही अच्छी है, और लोअर एंड में तो बस मत ही पूछो आप, तो ज़्यादा बेहतर होगा। लो एंड परफॉर्मेंस इज़ वेरी वीक, और जिसके कारण मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ बाइक से। इतनी अच्छी बाइक होकर भी लो एंड परफॉर्मेंस जो है ना, उसमें आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। जब भी आप सिटी राइड करोगे तो ये आप सेकंड गियर या थर्ड गियर बाइक रखते हो तो ही होल्ड कर सकते हो। तो जैसे ही आप 3000 आरपीएम पे पहुंचते हो तो ये बाइक थोड़ी सी अवेक होती है, और थोड़ी सी और अगर आरपीएम आप बढ़ाते हो, जैसे कि आप 4000 पे जाते हो, तो थोड़ी सी और ये अवेक होती है। और इस तरह से आपको पूरी तरह से अगर पावर लेना हो इस बाइक से, तो आपको बहुत रेव करना पड़ेगा इंजन, तभी आपकी बाइक बढ़िया से चल पाएगी। और फिर एक पॉइंट है जहाँ पे ये शाइन करती है, वो है इसकी टॉप एंड, क्योंकि आपको अगर ये भगानी है तो उसमें डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से 5000-6000 आरपीएम लेके जाओ, 6th गियर में लेके जाओ, बाइक रॉकेट की तरह उड़ेगी। और एक आवाज़ आपको बस सुनाई देगी, वो है घों। और उस समय जो है ना, वो घों वाली जो आवाज़ है ना, वो ज़बरदस्त होती है। और उसके लिए तो मैं इस बाइक का पर्टिकुलरली फ़ैन हूँ, क्योंकि मेरे अगल बगल जो भी रहते हैं, मैं बस 6th गियर में डालता हूँ, और 120 प्लस जाने के बाद जो आवाज़ आती है ना, वो घों से ही मैं सबको पार कर देता हूँ रोड पे। तो ये कुछ है परफॉर्मेंस के बारे में बातें जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है इस बाइक को ख़रीदने से पहले। तो भैया बात करते हैं वाइब्रेशन के बारे में। तो बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि वाइब्रेशन है कि नहीं। भाई KTM है तो वाइब्रेशन ना हो तो वो आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैं सुजुकी जिक्सर ओनर, 5 साल से सुजुकी जिक्सर चलाया, बजाज पल्सर चलाया, डिस्कवर चलाया पहले, और भी कई सारी बाइक टेस्टिंग तो ज़रूर की है मैंने, मगर वाइब्रेशन जो है ना सबसे ज़्यादा इस बाइक में 3000 से जो 5000 के बीच में जो वाइब्रेशन होती है ना, वो आपको हर तरफ फील होगी। आपके फुट पैक्स में अगर आप देखो तो वहाँ भी, हाथों में भी आपको फील होगी। और लंबी राइड अगर लेते हो ना, तो कांस्टेंट जो वाइब्रेशन हाथ पे लगता है ना, उससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा थकावट हो ही जाएगा। तो मेरे को लगता है ऐसा कि अगर आप वेरी हाई स्पीड कर रहे हो, हाईवे क्रूजिंग कर रहे हो, लंबी डिस्टेंस जा रहे हो, तो शायद ना हो, बट अगर थोड़ी कम स्पीड या सिटी ट्रैफिक में हो तो वाइब्रेशन डेफिनेटली फील होगा। और आई शुड नॉट से इट बिकॉज बहुत हाई कैपेसिटी इंजन है, हाई कंप्रेशन इंजन है, तो इसके वजह से इतनी ज़्यादा पावर आउटपुट है। साथ में सिंगल पिस्टन है इस बाइक में, सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है वाइब्रेशन, बट थोड़ी कम होती ना तो मुझे अच्छा लगा होता। तो बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन सेटअप जो है ना इस बाइक का स्टिफ है, और प्री लोड एडजस्टमेंट है पीछे, और आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे पीछे मोनोसॉक है, और फ्रंट में जो है आपको डुअल फॉक मिलेगा। WPX एपेक्स सस्पेंशन है, जो कि 250 सीसी वाले से लिया गया है KTM एडवेंचर X में। और बम्प पे जाते हो ना तो डेफिनेटली आपको असर तो होने ही वाला है, दर्द होने ही वाला है सस्पेंशन से। बट हाँ, फ़ायदा आपको तब मिलेगा जब आप हाईवे पे हाई स्पीड कर रहे हो, तो स्टेबिलिटी जो है ना वो परफेक्ट मिलने वाली है। इसलिए थोड़ा स्टिफ होने के बावजूद भी मुझे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो रहा है। और कंफर्ट, क्योंकि सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा कंफर्ट भी बात कर लेते हैं। इधर आना। तो सीटिंग कंफर्ट भी, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है यहाँ पे, सस्पेंशन और सीटिंग कंफर्ट। तो शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी, सीट वॉज क्वाइट हार्ड, और अभी जो है ना धीरे धीरे सॉफ्ट हो गया। अभी आप देख पाओगे पीछे वाली तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, और यहाँ भी ठीक ठाक है, तो उतना ज़्यादा अभी परेशानी नहीं हो रहा है। और मैं एडजस्ट हो चुका हूँ बाइक से, तो आप भी एडजस्ट हो जाओगे अगर आपको सीटिंग कंफर्ट नहीं लग रही है। नई बाइक है, थोड़ी दिन बाद वो सॉफ्टर हो जाती है। तो फ्रंट सस्पेंशन जो है ना, वो मेरे को उसमें कोई परेशानी नहीं लगती। अच्छा खासा गड्ढे में कुदा दो, मैं तो इंटेंशनली गड्ढे में कुदा के चलाता हूँ क्योंकि मज़ा आता है। तो फ्रंट सस्पेंशन भी इसकी अच्छी है। पीछे वाली की थोड़ी मुझे सस्पेंशन अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो हार्ड है। और उस पे आते सस्पेंशन से मुझे याद आया ग्राउंड क्लियरेंस। तो इस बाइक में आपको 200 mm ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और जिसके वजह से आप कहीं भी गड्ढे में कुदाओ या कहीं भी कुदाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भैया अब जो मेजर क्वेश्चन है वो है सीट हाइट को लेके। काफ़ी लोगों की
आपकी परेशानी है सीट हाइट और मेरी भी परेशानी है, और पता है मुझे कि आधे लोगों की तो परेशानी सीट हाइट ही होगी इस बाइक को लेके। मेरे पास तो कई फ्रेंड्स हैं जिनके पास ये बाइक है और वो लोग आते हैं पता नहीं कैसे चलाते हैं, जिनकी हाइट मेरे से भी कम है, मैं तो 5'6" हूँ, और वो इधर लटकते वटकते इस बाइक को चला लेते हैं किसी भी तरह से। बट मेरी ओपिनियन में अगर आपकी हाइट 5'6" से कम है तो आप डेफिनेटली इस बाइक को मत लेना, वरना अगर आप मज़े लेना चाहते हो इस बाइक की तो आप मज़े नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको बैलेंस करने में बाइक दिक्कत होगी। तो मैं थोड़ा आपको इस पर बैठ के दिखा देता हूँ पहले। तो सबसे पहले तो आप अगर ऐसे बैठना चाहते हो तो यहीं पे सबसे पहले आपको दिक्कत हो जाएगी। ऑल्दो ये साइड स्टैंड पे फिर भी दिक्कत होगी, क्योंकि मेरी हाइट जो है ना वो कम है, 5'6" है। तो सिटिंग के लिए मैं साइड स्टैंड लगाता हूँ और ऐसे करके आराम से बैठ जाता हूँ। और अभी मैं बाइक को थोड़ा स्ट्रेट कर लेता हूँ। सो आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं मेरी दोनों टिप टो भी सही से नहीं हो पा रही है समहाउ। बट मेरी वाइफ क्योंकि ऑलवेज वो पिलियन के जैसे बैठती है, तो मैं कहीं ना कहीं मैनेज कर लेता हूँ कि तब मेरी जो दोनों लेग्स है ना टिप टो आराम से हो जाती है और तब मैं चला लेता हूँ। बट हाँ, कॉन्फिडेंटली जो आप बोलोगे ना, तो वो कॉन्फिडेंट जो लो हाइटेड बाइक पे आती है ना, वो उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस पे नहीं आती है। आप अगर प्रो राइडर हो तो डेफिनेटली प्रो राइडर की तरह प्रो राइडर 1000 मत बनना भाई, क्योंकि आपको पता ही है न्यूज़, तो इतनी भी प्रो नहीं बननी है। बट फिर भी अगर आप प्रो राइडर हो तो आराम से शायद इस बाइक को मैनेज कर पाओगे। और मेजरली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस बाइक की जो वेट है वो है 177 kg, और 177 kg होने के कारण ये सारे हाइट के जो राइडर हैं उसके लिए समहाउ मैनेजेबल बाइक है। और आप अगर मेरी एक पुरानी वीडियो आपने अगर देखी होगी तो आप मैं लिंक डाल दूँ वीडियो में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो वो वीडियो आप ज़रूर से जाके देखना। उसमें मैंने जो फर्स्ट टाइम इस बाइक की टेस्ट राइड ली थी वो मैंने वीडियो में डाला है, और कैसे मैंने मैनेज किया था वो मैनेज करना बहुत ही ईजी था, क्योंकि उस समय ना इस बाइक में कोई भी वेट नहीं था। तो प्रॉपर 177 kg पे अगर आप इस बाइक को चलाते हो विदाउट एनी लगेज, ये टॉप बॉक्स और ये जो टॉप रैक लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना जो गाड़ी में वेट पुट ऑन कर देती है। तो जैसे कि ये आप ये वाली टैंक गार्ड जो बोल सकते हो, और साथ में जो इंजन गार्ड है, और आपको ये टॉप बॉक्स है, और फिर यहाँ पे टॉप रैक भी है। और क्योंकि इसमें इनबिल्ट टॉप रैक नहीं आता है तो उसके लिए एक्सटेंशन लगाना पड़ा हमें यहाँ पे, और यहाँ पे लगेज भी है। फिर आपको दिखाऊं तो नीचे ये जो है ये सैडल स्टे भी है, सैडल रैक जिसे कहते हैं वो भी है दोनों साइड। तो ओवरऑल सारी चीज़ें वेट ऐड करती है, और वेट ऐड करने के बाद अगर आपकी हाइट कम है तो आपको मैनेज करने में डेफिनेटली दिक्कत आने वाली है। तो वो सारी चीज़ें आप सोच समझ के इस बाइक को परचेज करना। भैया आप बात कर लेते हैं थोड़ी ब्रेकिंग के बारे में, क्योंकि अगर ब्रेक ना हो तो आपको तो पता ही है कि क्या होने वाला है। विदाउट ब्रेक सीधा जंप लगा सकते हो आप इसके अंदर। पीछे देख लो, ब्यूटीफुल सा लेक है। तो इसमें तो डुअल चैनल ABS दी हुई है, और अब स्पेसिफिकेशन की बात नहीं करेंगे कि कितनी क्या फ्रंट में है नहीं है, रियर में क्या डिस्क साइज है, वो सब अभी नहीं बताऊंगा। जो रियल लाइफ परफॉर्मेंस है वो बात करते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत हाई स्पीड क्रूजिंग करना उतना अच्छा नहीं है इस बाइक में, क्योंकि ब्रेक्स आर गुड बट नॉट फॉर टू मच हाई स्पीडिंग। क्योंकि मैं ना ऑलमोस्ट अभी 140 तक ही चला पाया हूँ इस बाइक, और ना ही मुझे ऐसे टाइम मिल पा रहा है कि मैं इसे ज़्यादा टॉप स्पीड पे चला पाऊँ। पर जितनी भी मैंने चलाई है 140 तक, उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेक नहीं है कि आप 150 या 140 में चला रहे हो और अचानक से ब्रेक करते हो तो आपको रुक जाएगी बाइक। तो 20 इन अ सेफर साइड, और अपनी जान को दाव पे लगाकर स्पीडिंग ना ही करे तो बेहतर है। आपको मैं अभी इसकी माइलेज भी थोड़ी दिखा देता हूँ। तो इधर आना, तो यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देख सकते हो कि माइलेज जो है ना गाड़ी की 26 किलोमीटर पर लीटर की आ रही है, जो कि सिटी राइड और हाईवे राइड मिक्स्ड है, बट ज़्यादातर यहाँ पे सिटी राइड ही है। और अगर आपको मैं फ्रैंकली बताऊँ तो हाईवेज पे 32-34 तक भी माइलेज चली जाती है। और यहाँ पे आपको कुछ और फ्यूल रेंज भी देख सकते हो 220। ये फ्यूल रेंज समहाउ उतना करेक्ट नहीं दिखाता है। और ट्रिप टाइम 134, ये मैंने कल रीसेट किया था, तो कल के हिसाब से अभी तक जितना भी ट्रिप टाइम हुआ है वो सब दिखा रहा है। और टोटल किलोमीटर यहाँ पे देख सकते हो। और एवरेज स्पीड जो है आप देख ही रहे हो कितनी बुरी है, 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है।
और दैट्स इट। यहाँ पे और कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2 ट्रिप मिलते हैं, ट्रिप 1 और ट्रिप 2 पे आपको टाइम दिख जाएगा और यहाँ पे आपको गियर इंडिकेटर पोजीशन भी दिख जाएगा। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बाइक में दिख जाएगी और माइलेज भी आपको मैंने बता दिया। अगर और भी कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो गियर और क्लच के बारे में भी बात कर लेते हैं, जब सारी चीज़ों के बारे में बात हो ही रही है। तो गियर जो है ना, मुझे उतनी भी ज़्यादा स्लिक नहीं लगी, बट एक चीज़ है कि ये एक्यूरेट है। अगर आप 1 गियर पे लगाते हो तो 1 पे ही लगेगी, 2 पे लगाते हो तो 2 पे, 3 पे आराम से चली जाती है, बट थोड़ी चिपकती है। मुझे ऐसा लगता है कि और थोड़ी स्लिक हो सकती थी, जो कि शायद इतनी ज़्यादा स्लिक नहीं है। और क्लच जो है ना, अगेन लाइक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी क्लच और लाइट होनी चाहिए थी, बट आई थिंक इट्स बिट हार्ड। पावरफुल बाइक होने के कारण शायद क्लच आपको उतनी भी लाइट नहीं मिलेगी, जैसा मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से समझता हूँ, बट मैनेजेबल है बॉस, आप चला सकते हो, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप बाइक काफ़ी दिनों से चला रहे हो तो आपको किसी तरह की भी परेशानी नहीं आने वाली है। सिटिंग पोस्चर के भी बारे में थोड़ी आपको मैं अपनी एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर देता हूँ। तो सिटिंग एर्गोनॉमिक्स जो है ना, चलो मैं बैठ के ही दिखाता हूँ और फिर बात करते हैं आपसे। तो आप देखोगे कि सिटिंग जो है ना, आप ऊपर बैठते हो और जो आपकी जो हैंडल है ना, ये नीचे है। बट कई सारी बाइक जैसे कि हिमालयन मैंने चलाया है, तो उसमें क्या था कि आप नीचे बैठते हो और ये जो है ना, ये थोड़ी ऊपर रहती है। कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वैसे बाइक्स में, बट हाँ, अगर आपको स्पीड चलानी हो तो ये वाली जो पोस्चर है ना, ये ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब मेरी वाइफ पीछे बैठती है तो थोड़ा जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मेरी जो लेग्स है टिप टो हो जाती है दोनों तरफ आराम से। और यहाँ पे थोड़ा ऊंचा नीचा भी है ना, तो इसके कारण से नहीं हो रहा है। आना थोड़ा बैठ के दिखाते हैं। तो अभी आपको पीछे मेरी वाइफ बैठेगी और फिर दिखाता हूँ कि कैसे सीट हाइट थोड़ी चेंज हो जाती है। देखो, तो अभी जैसे मेरी वाइफ बैठी तो मैं स्टैंड हटा देता हूँ, तो आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं दोनों लेग्स मेरे आराम से टिपटो हो जा रहे हैं। मॉडिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं अब थोड़ी, जो मैंने बाइक में कर रखी है। पहला मॉडिफिकेशन तो ये क्रैश गार्ड है और ये इंजन गार्ड है। और काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था जो मेरी पुरानी वाली वीडियो है उसको देखकर कि ये मैंने कहाँ से लिया और इतने कम में मुझे कैसे मिला। तो बता दूं कि ये हाइपर राइडर की क्रैश गार्ड है और हाइपर राइडर के स्टोर से ही मैंने लिया। एक्चुअली स्टोर से ये मंगवा के मैंने शोरूम में लगवाया था, क्योंकि खिवराज मोटर और हाइपर राइडर दोनों का कोलैबोरेशन है और जो हाइपर राइडर है वो खिवराज मोटर की ही है एक्चुअल में। सो इसलिए आप अगर खिवराज से बाइक लेते हो तो आपको हो सकता है कि कुछ डिस्काउंट गुडविल में दे दें। तो वैसे ही मुझे भी गुडविल में थोड़े डिस्काउंट मिल गया इस क्रैश गार्ड और इस इंजन गार्ड के कॉम्बो पे। तो प्राइसिंग डिटेल मैं नीचे डाल दूंगा, वो आपको वीडियो में दिख जाएगी। बात करते हैं दूसरी चीज़ जो मैंने इंस्टॉल करी है इस बाइक में, वो है ये बोबो का मोबाइल होल्डर। वैसे ये बहुत ही मतलब इट्स नॉट सो वर्थ, इसकी भी प्राइस मैं डाल दूंगा, बट द प्रॉब्लम है इसकी इतना भी स्टेबल नहीं है और इससे थोड़ा गन सी आवाज़ आती है, क्योंकि ये जो एक बार हल्का लूज़ रहता है ना तो यहाँ से आवाज़ आती है। तो आप कुछ और ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज़ है GPS माउंट, जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जो कि मोटो यूरेन का है और इसकी भी मैं प्राइस डालूंगा। ये अच्छी है, ये अच्छी क्वालिटी की है और अच्छी ग्रिप भी यहाँ पे आपको मिलती है। और मैंने इससे पहले एक लॉन्ग विंडशील्ड भी लगाई थी जो कि कार्बन रेसिंग की थी, बट आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल राइडिंग ऑन दैट टॉल विंडशील्ड। और साथ में पता नहीं क्यों बाइक के साथ वो मुझे लुक जो है ना उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, और अभी ये स्टॉक में है। आई थिंक इट लुक्स बेटर। ये है हमारी तीसरी चीज़ जो हमने लगा रखी है, वो है कार्बन रेसिंग की साइड स्टैंड एक्सटेंडर बोल सकते हो इसे, या जो भी आप बोलना चाहो उसे बोल सकते हो। बट ये है ना, इसका फंक्शन ये है कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि थोड़ा ऊबड़ खाबड़ सा सरफेस है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा फ्लोर पे कांटेक्ट मिलेगा आपके साइड स्टैंड से, और स्टेबिलिटी जो है ना वो बेहतर रहती है। और ऐसा मैंने फील भी किया है कई बार जहाँ पे मैंने ऊबड़ खाबड़ में लगाया, तो ये पक्का जाके बैठ जाते हैं और एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है जब भी आपको इसके ऊपर पैर रख के चढ़ना हो बाइक पे। अब बात करते हैं इस टॉप बॉक्स के बारे में।
पर उसके बारे में बात करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि हमारे टॉप बॉक्स में ना कई सारे स्टिकर्स लगे हुए थे और किसी हमारे सारे स्टिकर्स को उड़ा लिया हमारे घर से ही। रिफ्लेक्टर्स भी हटा लिया भाई ने जो भी वो घर से, और ये हमने एक तरफ 3M वाला लगा दिया अभी फ़िलहाल और दूसरी तरफ हमने उखाड़ दिया फ़िलहाल, तो वापस जाकर वो भी लगाना है हमें। इस साइड भी दूसरी कलर के लगाएंगे यार, क्योंकि ये रेड वाली अच्छी नहीं लगती है। और चलो तो फिर टॉप बॉक्स के बारे में बात करते हैं। ये टॉप बॉक्स जो है ना JB रेसिंग का है और क्वालिटी वाइज बेहतर है, अच्छी है। और इवन ये एल्यूमिनियम का है, ब्लैक दिखने से आप प्लास्टिक मत समझना इसे, ये भी एल्यूमिनियम है। और अंदर भी दिखा देता हूँ क्वालिटी। पहली तो जो इसके साथ आपको 2 की मिल जाएगी, एक मैंने लगा के रखा है और ये ओपन ही है। तो बहुत सारे स्टफ्स रखे हैं हमने अपने यहाँ पे। आपको पूरी तरह से पैडेड मिलेगी ये अंदर, और बिल्ड क्वालिटी देखो, लेदरस फिनिश है, अंदर में पूरा कवर्ड है और पाउचेस भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आपको स्ट्रैप मिलते हैं, जो अगर कुछ सामान रखते हो तो वो भी होल्ड हो जाएगा। यहाँ पे हिंजेस भी हैं, तो काफ़ी स्टडी है ये, नो डाउट। अगर ऑफ रोडिंग पे भी ले जाओ, गिर भी जाए तो आई बिलीव कि कुछ नहीं होगा। और ऐसे ऐसे लॉक कर देते हैं। फिर यहाँ पे लॉकिंग मैकेनिज़्म है, जिसके थ्रू ये बॉक्स जो है ना पूरी तरह से इसके ऊपर बैठती है, और जिसके लिए आपको लगाना पड़ेगा एक टॉप रैक। और टॉप रैक जो है ना, ये भी मोटो केयर या मोटो यूरेन का था, राइट? तो इसकी भी प्राइस, मोटेक का था शायद, तो इसकी भी प्राइसिंग डिटेल मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा। और इसके ऊपर फिर ये टॉप बॉक्स और टॉप रैक के साथ ये टॉप बॉक्स, तो टॉप बॉक्स के साथ आपको टॉप रैक भी मिलता है। और ओवरऑल ये थोड़ा वेट तो ऐड करता है बॉस, तो यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आप इतनी वेट के साथ कंफर्टेबल हो तो सही है, वरना आप हार्ड केस में इवन प्लास्टिक बॉक्स पे भी जा सकते हो। जीवी की भी कम प्राइस में आती है, और अगर आपको डर है कि ये टूट जाएगा, गिरने से बेंड हो सकता है या टूट सकता है, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये मेटल है। और मैं दिखा दूँ एक चीज़ और, कि यहाँ पर इधर शायद, हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा डेंट आया है, क्योंकि मेरी बाइक एक बार गिर गई थी शायद, तो उसके कारण ही डेंट आया। बट इट्स अ वेरी माइनर, और यहाँ पे डेंट हुआ है, टूटा नहीं है कुछ भी। तो ये था टॉप बॉक्स का डिटेल। 45 लीटर की ये टॉप बॉक्स है और ब्रांड है JB रेसिंग। प्राइसिंग नीचे मैं डाल दूंगा वीडियो में, आप देख लेना। और भी कुछ क्वेश्चन हो इसके बारे में, हाँ, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें दी हुई है, जिसके थ्रू आप इसके ऊपर कुछ रख के टाई अप करना चाहते हो तो टाई कर सकते हो अपने सामान को रख के। तो ये टॉप बॉक्स लेने से पहले मैंने SMK के टॉप बॉक्स ली थी, और वो आपको मेरे वीडियो में एक दिख जाएगा, मैसूर वाले फर्स्ट राइड जो मैंने लॉन्ग राइड किया था इस बाइक को लेके। तो उसमें ना लॉक ख़राब हो गई थी और वो प्रॉब्लम आ गया था लॉक को लेके, इसलिए मैंने रिप्लेस करके ये वाली बॉक्स ली है। और इसकी जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है ना, वो काफ़ी बेटर है। तो आप अगर SMK की टॉप बॉक्स ले रहे हो ना, तो थोड़ा ध्यान रखना कि अगर वो थोड़ी अप डाउन या ख़राब ट्रेल में चलाओगे ना, तो लॉक ख़राब हो सकता है। GV आप लो तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए, बट SMK अवॉइड करो, या जो भी लो क्वालिटी थोड़ी हो ना, वो अवॉइड करना लेने से। स्टिकर्स भी हैं यहाँ पे लगे हुए, और भी कई सारे थे टॉप बॉक्स में लगे हुए, यहाँ पे भी टैंक पे भी लगा हुआ था और यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये सारे हमने कहाँ से मंगवाया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लिंक डाल दूँगा, और आप जाकर परचेस कर सकते हो। इस तरह की बहुत सारी मस्त स्टिकर है जो आपके बाइक के लुक को इन्हेंस कर देगी। हाँ, तो एक चीज़ और मैं भूल गया था आपको बताना, कि यहाँ पे एक मैंने ब्रैकेट लगाया है, जो कि हेडलैम्प यूनिट को कनेक्ट करता है इन टैंक यूनिट और या फ्रंट यूनिट के साथ, चेसिस के साथ बोल सकते हो। तो ये मोटो यूरेन का है, और ये थोड़ी स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ही वाइब्रेट करता है बाइक। मतलब खड़े भी रखे हुए तो वाइब्रेट करती थी, बट इसे लगाने के बाद थोड़ा तो कम हुआ है। दोनों ही साइड ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इधर और सेम उस साइड भी, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है, आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। तो बात करते हैं सैडल स्टे की। सो हमने लगाया है कार्बन रेसिंग का ही सैडल स्टे, शायद आपने मेरे लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। और ऊपर से हमने लगाया है ये वाइटारा का सैडल बैग्स, जो कि कॉन्डोर 2 अप है। थोड़ा कवर निकाल लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये ऐसा सा कुछ दिखता है ये सैडल बैग, और क्वालिटी वाइज काफ़ी ही बेहतर क्वालिटी है। अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कई दिनों से बाइक राइड पे नहीं जा पा रहा हूँ। बस जस्ट फॉर दिस वीडियो मैं आपको
ये दिखाने के लिए लाया हूँ कि कैसी ये दिखती है। अगर उधर भी आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो। ओवरऑल लुक एक बार आपको दिखा देता हूँ कि कैसी दिखती है। सो थोड़ा पीछे से भी देख लो आप। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, पीछे भी रिफ्लेक्टर है और वहाँ भी, और फिर इधर भी रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ और भी आपको साथ में बांधना हो तो यहाँ पे इस वायर्स के थ्रू बांध कर के टाइट कर सकते हो। तो क्वालिटी वाइज अच्छी है। और साथ में आपको रेन कवर भी मिल जाएगा और अंदर में वाटर प्रूफिंग के लिए पाउच है और उस पाउच में आप कपड़े डाल के इसे पैक कर सकते हो। विटारा का कॉन्डोर 2 अप मॉडल है और इसकी जो शेप है ना थोड़ी पीछे से कर्व्ड बोल सकते हो, जिसके कारण ये टैंक में टच एग्जॉस्ट में टच नहीं होता है। तो ये अच्छी बात है। और इसकी जो कैपेसिटी है मुझे याद नहीं आ रही है, वो मैं आपको डाल दूंगा। तो यहाँ मिलता है एक साइड पॉकेट आपको, और साइड पॉकेट के अंदर अभी जैसे मैंने डाल के रखा है, ये है 2 पाउच, वाटर प्रूफ पाउच है। इसके अंदर अपने क्लोथ्स को सारी तरह अच्छी तरह से पैक कर सकते हो और फिर इसको इसके अंदर सेटल डाउन कर सकते हो अपने मेन कंपार्टमेंट के अंदर। तो अभी मैं इसे बंद करता हूँ। और ये दो मिलते हैं, दोनों इस लेफ़्ट और राइट दोनों साइड बैग के लिए। और फिर यहाँ से खुलता है ये पाउच और इसके अंदर ये मिल जाएगा आपको शेप करने के लिए एक सैडल बैग को। और यहाँ पे अंदर जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छी है, फिट फिनिश बहुत ही बढ़िया लगती है। और इसके अंदर वो क्लोथिंग या जो भी आपको डालने हैं वो आ जाएंगे। और यहाँ पे फिर पाउच मिलता है आपको। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कॉन्डोर 2 विटारा। हाँ, यहाँ पे एक साइड पॉकेट भी मिलता है जहाँ पे आप और भी अपनी कुछ सामान हो, बॉटल्स हो, वो सब डाल सकते हो यहाँ पे। सो ओवरऑल मैं तो कहूँगा कि ये अच्छी क्वालिटी की बैग है। और ऊपर देख लो तो दिखा दूँ कि कैसे ये फिक्स होता है। यहाँ पे 2 स्ट्रैप हैं जो कि कनेक्ट करते हैं दोनों तरफ के सैडल बैग्स को, और फिर ये आराम से यहाँ पे आ जाता है। और पीछे में भी एक स्ट्रैप है जिसके थ्रू ये दोनों को कनेक्शन मिलता है, और साथ में इसके होने से थोड़ा स्टेबिलिटी अच्छी हो जाती है। वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी तरह की भी डाउट हो इस बाइक को रिलेटेड, या किसी तरह की भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ को लेकर, एक्सेसरीज को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर, या कुछ और भी क्वेश्चन हो आप, तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हो। और आई विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थोड़ा रिच मिलेगा तो सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे कंटेंट चैनल पे मिलते रहेंगे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई दिन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप राइडिंग, कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय। तो चैनल पे कई सारी टूरिंग वीडियोस और राइड रिव्यूज़ भी आते रहेंगे, और हम लोग लॉन्ग राइड भी करने वाले हैं इसी बाइक से, क्योंकि लिया ही हमने टूरिंग करने के लिए। तो डेफिनेटली चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप चैनल में सब्सक्राइब करोगे तभी आपको हमारी सारी वीडियोस दिखते रहेगी। और आई रिकमेंड कि आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, तो सारी कंटेंट जो भी हम अपलोड करने वाले हैं अभी आगे चैनल पे, वो सबकी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी और आप वीडियोस एंजॉय करते रहो।